अभी तक हमने पढ़ा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दो तरीके से पिक्चर में आ सकता है, एफआईआर के थ्रू या कंप्लेंट के थ्रू। किसी भी तरीके से पिक्चर में आए, मैजिस्ट्रेट साहब ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस लेते हैं मतलब जुडिशियल नोटिस लेते हैं। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, तो फिर वो चार्ज फ्रेम करते हैं। अब चार्ज जो है, चार्ज का मतलब होता है बेसिकली कि एक्यूज पे सेक्शंस लगाए जाएंगे कि किन सेक्शंस के ऊपर उस पर ट्रायल चलेगा। मान लो उस पर मर्डर का चार्ज लगा दिया तो उस मर्डर पे ही ट्रायल चलेगा। डेकॉइटी का लगा दिया तो उस डेकॉइटी पे ही उस पर पूरा ट्रायल चलेगा। इसका मतलब पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि कल को पता लगता है कि उसने मर्डर नहीं, उसने कल्पेबल होमिसाइड करी थी, तो अब उसे मर्डर के लिए ही कन्विक्ट करना पड़ेगा या एक्विटी करना पड़ेगा, तो उस पर कल्पेबल होमिसाइड भी लगा देंगे। पर एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग में चार्ज फ्रेम होता है और उसी चार्ज पे ट्रायल चलता है। इसका मकसद ही होता है, इसका पर्पस ही होता है ताकि जो ट्रायल है वो नैरो डाउन हो जाए। अब चार्ज मान लो ऑब्वियसली कागज पे लिखते होंगे कि ये सेक्शन एक्यूज पे लगे हैं, तो मान लो ये है वो कागज, तो इस पे क्या क्या लिखा जाएगा? बड़ी सिंपल सी बात है कि इस पे लिखा जाएगा कि कौन सा ऑफेंस उसने करा है। मान लो मर्डर लिख दिया, उसने मर्डर करा है, फिर सेक्शन नंबर लिखा जाएगा, फिर एक्ट का नाम लिखा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता। उसके बाद ये माना जाता है कि अगर मर्डर का चार्ज फ्रेम हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो मर्डर की कंडीशंस हैं, जो मर्डर के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर्टिकुलर लॉ के, वो फुलफिल हुए हैं, वो कंप्लाई हुए हैं। अगर मान लो कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि हर ऑफेंस का नाम नहीं होता। मर्डर का नाम है, डेकॉइटी का नाम है, रेप का नाम है, पर हर ऑफेंस का नाम नहीं होता। तो उस सिचुएशन में डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी उस ऑफेंस की, ताकि एक्यूज को समझ आ जाए कि उसने करा क्या। सब सेक्शन 6 ये बताता है, सेक्शन 234 का, कि चार्ज जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज में होगा। जैसे दिल्ली में कोर्ट की लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इंग्लिश में चार्ज फ्रेम होगा। सब सेक्शन 7 ये बताता है कि अगर वो एक्यूज प्रीवियसली कन्विक्ट हो रखा है ऑफ एनी ऑफेंस, तो उस सिचुएशन में उसकी पनिशमेंट एनहेंस करने के लिए ये भी फैक्ट लिखा जाएगा कि पहले से ये कन्विक्ट हो रखा है किसी ऑफेंस में। पर अगर मान लो नहीं लिखते चार्ज फ्रेम करते टाइम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो पहले किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुआ था तो अब ये वाली बात बाद में नहीं बोल सकते। ये वाली बात बाद में बोल देंगे। मान लो एक बंदे ने थेफ्ट करा पर वो पहले भी थेफ्ट कर चुके हैं, या एक बंदे ने मर्डर करा वो पहले भी मर्डर कर चुके हैं, तो ये चार्ज में चीज लिख देंगे कि वो पहले भी मर्डर कर चुके हैं। इससे उसे पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी अगर वो इस वाले ट्रायल में कन्विक्ट हो जाता है, तो क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया ना वो काइंड ऑफ। पर अगर मान लो ये चीज नहीं लिखते, नहीं लिखी जाती, रह जाता है, उस टाइम पता ही नहीं था कि पहले वो मर्डर के लिए कन्विक्ट हो रखा है, ये चीज जरूरी थोड़ी है पता ही हो, तो उस सिचुएशन में अगर बाद में भी ये फैक्ट बता देंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन है 235 ये बताता है कि चार्ज में, अब ये चार्ज था, इसमें क्या क्या लिखा? मर्डर, सेक्शन नंबर, एक्ट का नाम एक कोर्ट की लैंग्वेज में होगा, और ऐसा माना जाएगा कि सारे इंग्रेडिएंट सेक्शन के फुलफिल हो गए हैं। और अगर इस ऑफेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है, सॉरी इस ऑफेंस कोई नाम नहीं है, तो उसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। अब और क्या लिखा जाएगा? और ये लिखा जाएगा कि किस टाइम पे और किस प्लेस पे ऑफेंस हुआ है, और किस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, या किस थिंग के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, ताकि एक्यूज को समझ आ जाए कि उसने करा क्या है। चार्ज का मेन मकसद ये भी है कि एक्यूज को पता लग जाए, एक्यूज को समझ आ जाए कि उसने क्या करा है। तो हम लिखेंगे कि किस टाइम पे, किस प्लेस पे ऑफेंस करा, किस पर्सन के अगेंस्ट करा, या किस थिंग के अगेंस्ट करा, ताकि एक्यूज को समझ आ जाए कि उसने करा क्या। अब अगर एक्यूज पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का चार्ज लगता है, या किसी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस सिचुएशन में जितने सम का, जितने पैसों का उसने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन करा है, वो ग्रॉस सम लिखा रहेगा। एग्जैक्ट सम लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रॉस सम लिख देंगे, लगभग 10 लाख रुपए, इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। मूवेबल प्रॉपर्टी का भी जिक्र करेंगे, लिखेंगे कि कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसने करा था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और किस डेट के बीच में उसने वो ऑफेंस करा था। मान लो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसने करा 50 बार, अब एग्जैक्ट नहीं पता कि उसने कब कब करा, किस किस डेट पे करा, क्योंकि सब सेक्शन 1 ने तो कह दिया कि डेट लिखनी है, पर एग्जैक्ट डेट नहीं पता, उसने एक साल में 50 बार करा, तो लगभग लगभग लिख देंगे कि उसने 1 जुलाई 2024 से लेके आज का डेट है, जो भी आज डेट है, उस डेट के बीच में उसने इतनी बार क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा। पर ये जो टाइम पीरियड है, इसमें एक साल से ज़्यादा का वो नहीं हो सकता। मतलब हम ये नहीं ले सकते कि उसने 1 जुलाई 2020 से लेके 1 जुलाई 2024 तक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है। मैक्सिमम गैप जो है वो 12 महीने का हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 236 ये बताता है कि अगर 234 और 235 में जो चीज़ें लिखी है, वो लिखने के बावजूद भी एक्यूज को समझ नहीं आएगा कि उसने करा क्या है। मान लो एक्यूज हैबिचुअल ऑफेंडर है, अब एक्यूज को समझ ही नहीं आएगा कि वो कौन से ऑफेंस की बात कर रहे हैं,
ये पर्टिकुलर कोर्ट किस ऑफेंस की बात कर रहे हैं कि उसको समझ ही नहीं आएगा, तो उस सिचुएशन में ये भी बताना पड़ेगा कि उसने किस मैनर में, किस तरीके से ऑफेंस करा। अब इसमें इलस्ट्रेशन दे रखी है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। तो अब चार्ज में लिखने की जरूरत नहीं है कि उसने किस तरीके से मर्डर करा, क्योंकि मर्डर करना बड़ी बात होती है। 234 और 235 में जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के बाद वो समझ ही जाएगा कि कौन से वाले मर्डर की बात हो रही है। पर ए इज एक्यूज ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। अब उस पर आरोप लगता है कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया था, झूठी गवाही दी थी कोर्ट में, मान लो कोर्ट में दी थी, कोर्ट भी देगा, सॉरी, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हो सकता है कि उसे समझना है कि कौन सी गवाही उसने झूठी दी थी, हो सकता है, पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन में अगर ऐसा लग रहा है कि उसे समझ नहीं आएगा कि उसने कौन सा ऑफेंस करा है, कौन सा ऑफेंस की बात हो रही है, तो फिर उस सिचुएशन में बताया जाएगा कि किस तरीके से उसने फॉल्स एविडेंस दिया था। पूरी मतलब छोटा करके कहानी लिखनी पड़ेगी, ब्रीफ में लिखनी पड़ेगी पूरी कहानी, कि भाई तब तू इस डेट को आया था, ये वाला केस चल रहा था, तूने ये वाली बात बोली थी। एज अ जनरल रूल 234 और 235 में जो बातें लिखी हैं वो सफिशिएंट है। पर अगर कि उसको समझ नहीं आएगा तो फिर बताना पड़ेगा कि किस मैनर में उसने वो ऑफेंस करा। फिर 237 ये बताता है कि जो वर्ड्स यूज हुए हैं इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable। ऑफेंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज हुए हैं उनका मतलब एज पर लॉ लिया जाएगा, एज पर डिक्शनरी मीनिंग या एज पर गूगल मीनिंग नहीं लिया जाएगा। मान लो कोई वर्ड लिखा है, मान लो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लिखा है, तो लॉ में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या मतलब होता है, बीएनएस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या मतलब होता है, गूगल करके नहीं देखेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या मतलब होता है। फिर आते हैं 238 पे। 238 बताता है कि अगर कोई एरर या ओमिशन हो जाती है इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अब ये चार्ज हमने फ्रेम करा, इसमें कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई कोई, तो इससे केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस एक्यूज मिसलेड हो जाता है या फिर फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाता है। तो अगर एक्यूज मिसलेड हो गया इस गलती से, जो इसमें गलती हुई थी, या फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया, तो फिर जो भूल चूक हुई है चार्ज फ्रेम करने में उससे फर्क पड़ेगा, उसे माना जाएगा, उसे वैल्यू दी जाएगी कि हाँ भाई गलती हुई है, उस गलती को वैल्यू दी जाएगी। पर अगर मिसलेड नहीं होता एक्यूज या फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता तो उस गलती को फिर काइंड ऑफ इग्नोर ही कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 239। 239 बताता है कि कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले चार्ज को ऑल्टर भी कर सकती है, चेंज कर सकती है मतलब, और ऐड भी कर सकती है, कुछ और भी ऐड कर सकती है। मान लो ट्रायल के दौरान पता लगता है उसने कुछ और भी करा था, तो चार्ज और भी ऐड कर सकती है, और भी सेक्शन लगा सकती है। अब जो भी ऑल्टरेशन होगा या एडिशन होगा वह एक्यूज को पढ़ के सुनाया जाएगा और उसे समझाया भी जाएगा। कोर्ट जो है वो ट्रायल को उसी तरीके से चलाएगी जैसे कोई ऑल्टरेशन या एडिशन हुआ ही नहीं है। मान लो कोर्ट ने पहले कौन सी धारा बताऊं, मर्डर के साथ थेफ्ट मान लो, ठीक है, तो कोर्ट ने पहले सिर्फ मर्डर की चार्ज लगाया था, बाद में लगता है कि उसने चोरी भी करी थी, तो अब चोरी का चार्ज भी लगा देंगे, चोरी की धारा भी लगा देंगे, उसे पढ़ के समझा देंगे, और ट्रायल ऐसे ही चलता रहेगा जैसे कोई एडिशन या ऑल्टरेशन हुआ ही नहीं है, ऐसा माना जाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। अनलेस ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करेंगे हम तो उससे एक्यूज को प्रीजुडिस हो सकता है उसके डिफेंस में। अगर उसे कोर्ट का ऐसा लगता है कि उसे प्रीजुडिस हो सकता है इस ऑल्टरेशन या एडिशन से, तो कोर्ट या तो एडजर्नमेंट दे देगी या डायरेक्ट कर देगी फॉर न्यू ट्रायल। तो एक्यूज के राइट का ध्यान रखा गया है। इसमें लिखा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज के साथ कोई पक्षपात हो जाएगा तो फिर उस सिचुएशन में या तो कोर्ट एडजर्नमेंट दे देगी या न्यू ट्रायल के लिए कह देगी। पर अगर उसके साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, उसके साथ कोई प्रेजुडिस नहीं होगा, तो फिर वैसे ही ट्रायल चलता रहेगा जैसे कोई ऑल्टरेशन या एडिशन हुआ ही नहीं है। फिर 240 ये बताता है कि जब चार्ज को ऑल्टर या ऐड करा 239 में, तो पार्टीज को इजाजत दी जाएगी, उनके पास ये राइट है कि वो विटनेस को रिकॉल या रीसमन कर सकते हैं और उन्हें एग्जामिन कर सकते हैं जिन्हें पहले से एग्जामिन कर लिया गया है, क्योंकि अब चार्ज ऑल्टर या ऐड हो गया तो अब चेंजेस आए हैं केस में, तो अब जिन विटनेस को पहले से एग्जामिन कर लिया गया उन्हें फिर से बुला के एग्जामिन करा जा सकता है। पर अगर कोर्ट को लगता है कि सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए कोई पार्टी ऐसा बुला रही है, जबरदस्ती बुला रही है, कोई जरूरत भी नहीं है, तो फिर कोर्ट मना कर देगी। और कोर्ट फर्दर कोई नया विटनेस को बुलाने के लिए भी
इजाज़त दे सकती है पार्टीज़ को कि मान लो उस पे थेफ्ट का चार्ज लग गया अब, तो कोर्ट डिफेंस को परमिशन दे सकती है कि भाई किसी नए विटनेस को अगर बुलाना है तो बुला ले, क्योंकि पहले थेफ्ट का चार्ज था नहीं, अब थेफ्ट का चार्ज लगा दिए, तुझे किसी विटनेस को बुलाना है बुला ले। पर कोर्ट के पास ये भी पावर है कि कोर्ट को अगर लगता है कि कोई पार्टी टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसा कर रही है, जबरदस्ती रीसमन कर रही है या नए विटनेस को बुला रही है, कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर कोर्ट मना कर देगी।